जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, उस तरह से हमें एनर्जी प्राप्त होता है अगले दिन जो है कि उपस्थित होने का। तो आज बिना देरी किए हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और आपको आज पहली बार यह घोषणा कर देते हैं कि जो भी अभी तक इंतजार कर रहे थे आप लोग रेलवे का कि भाई जो है कि एनटीपीसी का हो या एलपी का हो या टेक्नीशियन का हो, तो आप सबों के लिए जो है कि हम लोग ने जो यूथ कंपटीशन का सबसे पहले बुक खत्म करेंगे। और यूथ जो है कि बहुत बढ़िया बुक है, किसी भी चीज को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा आप सबों के बीच जो है कि हम जो है कि अपने से जो है कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बिना कोई संकोच का इस चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि उस व्यक्ति तक भी शिक्षा पहुंच जाए। और भारत के अंदर में अनेक राज्य में बहुत ही गरीब और असहाय व्यक्ति रहते हैं और हम सबों का यह कर्तव्य बनता है कि उस तक इस वीडियो को पहुंचाए दे और पहुंचाने के बाद जो है कि वह भी उसे प्रिपरेशन करके जो है कि किसी भी एग्जाम में फाइट कर सके और वह भी जो है कि इंडिया के लिए नाम जो है कि कमा सके। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इसमें आपको फिजिक्स भी दिया गया है, केमिस्ट्री भी दिया गया है और बायोलॉजी भी दिया गया है। आपको तीनों सब्जेक्ट इसमें मिलेगा और तीनों सब्जेक्ट से मिक्स करके आपको दो दो पेज करके आपको देंगे हम सिलेबस। और सिलेबस जो आपको मिलता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, उसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग जो है कि आराम से उसे फॉलो कर सकते हैं और जाके आप सिलेबस रात में लगभग 10 बजे आपको प्राप्त हो जाता है। आप लोग बिना किसी संकोच का आप जाके आराम से दिन भर तैयारी कीजिए और अगले दिन आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और आप लोगों के बीच जो है कि हम लोग धीरे धीरे लाइव आने का भी प्रयास करेंगे और लाइव जो आएंगे लगभग जब 5 के हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है कि लाइव आ जाएंगे एकदम कंफर्म। तो इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक सदस्य को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप सबों के बीच हम लोग डेली लाइव के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और यह एक भरोसा अगर मेरे ऊपर किए हैं तो आपके भरोसा पर हम खड़े उतरेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है कि हम बाहर करने का जो है कि एग्जाम में नहीं होने का प्रयास करेंगे। भले जो है कि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपका जो एक औसत एग्जाम होना चाहिए जो उसमें नंबर आने लायक, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोग बिना किसी डर भय का आप लोग लगातार चैनल पर जिस तरह अपना प्यार दे रहे हैं आप लोग देते रहिए। तो चलिए हम कुछ कमेंट में जो है कि नाम लेना चाहते हैं बहुत सारे छात्र का, जो कि हम जो क्वेश्चन पूछे थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह सबसे पहले अग्नाशय होता है, जिसे हम लोग पेंक्रियाज कहते हैं। ऐसे देखें तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह अग्नाशय है। और अग्नाशय जो खराब होता है, वह खराब होने से आपका जो है कि कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह। तो ये सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आज जो हम सबसे टॉप स्टूडेंट का जो दर्जा दे रहे हैं वह दे रहे हैं आपको नवनीत सिंह राजपूत को। नवनीत सिंह राजपूत जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बारीकी से दिए हैं और बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं। नवनीत जी, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप सिर्फ भरोसा करके लगातार चैनल पर बने रहिए, सिलेक्शन कंफर्म है। तो चलिए आप लोगों का हम क्रमवार करके सबका नाम लेने का प्रयास करते हैं। तो उसमें से आकाश कुमार आप भी बहुत ही अच्छा आंसर दिए हैं, लगातार चैनल पर बने रहिए। उसके बाद फिर है आपके MA डाउट करके है गौरव ऋषिकेश आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर है आपका शिव शंकर सिंह, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद नवनीत सिंह राजपूत, आपका तो आंसर सबसे बेस्ट है, आप इसी तरह लगातार बने रहिए। उसके बाद फिर है राज राजेश आप लगातार इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं और लगातार जो है कि अधिक से अधिक सदस्य को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके बीच हम लोग जो है कि बहुत सारा मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको कंटेंट मिलता है तो आप लोग आराम से उस कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फिर है आपका आर्मी लवर, सही है। फिर है उसके बाद रोशन कुमार, आपका भी आंसर सही है। फिर जो है कि चौधरी है, गोलू है, आपका भी आंसर सही है। फिर मनीष है, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है आपका पवन आप भागलपुर से हैं, आपका भी आंसर सही है। आप भी बहुत मेहनती छात्र हैं, आपका तैयारी जो है कि बहुत ही अच्छा है और जॉब भी पक्का होगा। उसके बाद फिर है आपका अंकज कुमार ऑफिशियल, आपका भी आंसर बहुत सही है। उसके बाद फिर है चौधरी गोलू, आपका भी आंसर सही है। फिर है आपका फोकस टारगेट, आपका भी आंसर सही है। उसके बाद फिर है क्या कहते हैं राजश्री जी, आपका भी आंसर सही है।
उसके बाद बहुत सारे छात्र हैं, आप लोग का हम नाम जो है कि बहुत सारा उतना नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितना भी हम कमेंट देखते हैं सबका जो अच्छा कमेंट रहता है हम जो है कि उन लोग को टॉप स्टूडेंट देने का दर्जा देते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के साइंस और करंट अफेयर से। तो मेन क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में रहेगा आप लोगों के बीच हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना सा कीजिए कि लगातार, किसी को रटना नहीं है कुछ, लगातार सिर्फ बने रहिए, देखिएगा अपने आप कैसे आपका माइंड उस चीज को कवर कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है कि किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, शुभमन गिल को आप लोग जानते होंगे। शुभमन गिल जो है वह बहुत ही कम उम्र में जो है कि बहुत सारा शतक लगा दिए हैं। तो आप लोग को याद रखना है, शुभमन गिल को 2023 में आपका पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया किस व्यक्ति को। तो याद रखिएगा, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को जो दिया गया वह सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। और भारत के जो पहले टेस्ट कप्तान थे, भारत के अंदर क्रिकेट के जो पहले टेस्ट कप्तान थे वह सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू। तो याद रखिएगा, सीके नायडू ट्रॉफी पूछे तो क्रिकेट मारेंगे। क्या मारेंगे? क्रिकेट। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। लेकिन वही एग्जामिनर इसको घुमाने का प्रयास करेगा तो सीके नायडू नहीं डालेगा, आपको सिर्फ पूछ देगा नायडू ट्रॉफी। तो नायडू ट्रॉफी आपको क्रिकेट नहीं लगाना है, नायडू ट्रॉफी क्रिकेट नहीं लगाना है, नायडू ट्रॉफी लगाना है आप लोग को शतरंज। क्या लगाना है? शतरंज। नायडू ट्रॉफी शतरंज, हवाई ट्रॉफी शतरंज। ये ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध भी शतरंज से। याद रखिएगा, जो कि विश्वनाथन आनंद खेलते थे। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद है। और याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद का माइंड बहुत ही जो है ना मास्टर था, यानी माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक आपके विश्वनाथन आनंद है। और भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत 1991-92 से हुआ था, लेकिन 2021 में मोदी सरकार के द्वारा उस पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसमें लगभग 25 लाख की राशि दी जाती है, 25 लाख की राशि दी जाती है। याद रखिएगा, भारत में खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। देखिएगा, अगर हम भारत का बात करते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। लेकिन अगर पूरे विश्व में अगर बात करते हैं कि आपका खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, तो याद रखिएगा लॉरियस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? लॉरियस पुरस्कार विश्व में सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में पुरस्कार है, जिसका शुरुआत 1999 से हुआ है। 1999 से आपका शुरुआत हुआ है आपका लॉरियस पुरस्कार पूरे विश्व में। और भारत में सबसे बड़ा खेल का क्षेत्र में पुरस्कार आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर रितु करिधल। डॉक्टर रितु करिधल को आपको आपका रॉकेट ओमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आप लोग को पता होगा, याद रखिएगा कि आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में जो आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जानते हैं वह जानते हैं के सिवन को, जो 2019 में जो कि चंद्रयान 2 को छोड़ा था, के सिवन को। ये हो गया आपका रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। वही रॉकेट ओमेन ऑफ इंडिया जो जानते हैं वह रितु करिधल। और इसे ही 2023 में आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश मेमोरियल पुरस्कार भी देता है, यश मेमोरियल पुरस्कार। और आप लोग को पता है मध्य प्रदेश से जो संबंध रखते होंगे, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 ईस्वी से तानसेन पुरस्कार का शुरुआत हुआ है। तानसेन जो है कि बहुत बड़े जो है कि संगीतज्ञ थे, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। और वो जो है कि मियाँ की महलार मियाँ की टोड़ी नाम का रचना किया था। और आपका ये तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि भी अकबर ने दिया था, कंठाभरण विलास की उपाधि भी तानसेन को दिया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
स्वच्छ पुरस्कार, स्वच्छ पुरस्कार 2023 जो दिया गया किन दो शहर को, तो याद रखिएगा, एक मध्य प्रदेश के अंदर में इंदौर को और दूसरा सूरत को। दूसरा किसे दिया गया? सूरत को। यानी पहला इंदौर, दूसरा सूरत, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। स्वच्छ शहर, और भारत के अंदर में जो स्वच्छ शहर में लगातार 5वीं बार इंदौर जीता है। इंदौर लगातार 5वीं बार। और इंदौर को आपको लघु मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इंदौर को लघु मुंबई के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, आगे एग्जाम में पक्का आएगा, लिख लीजिएगा नहीं तो ये क्वेश्चन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया गया 2023 में, वह किसे दिया गया? याद रखिएगा, कंबोज को। किसे दिया गया? कंबोज को। कंबोज को दिया गया। पूरा नाम है प्रोफेसर B.R. कंबोज। आप लोग को पता है स्वामीनाथन पुरस्कार आपका दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हाल ही में भारत रत्न जो दिया गया कुल 5 व्यक्ति को। कितना व्यक्ति को? कुल 5 व्यक्ति को। उसमें से आपके कर्पूरी ठाकुर है, और कर्पूरी ठाकुर जो है वह आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। वहीं आपको स्वामीनाथन को दिया गया, वहीं चौधरी चरण सिंह को दिया गया। तो इस तरह लगभग मिला के कुल 5 व्यक्ति को दिया गया। कितना व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को दिया गया। और याद रखना है कि भारत रत्न का शुरुआत 1954 को हुआ था। भारत रत्न का शुरुआत 1954 से हुआ है। 1954 से हुआ, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को अभी तुरंत हम बताए थे, स्वामीनाथन पुरस्कार कंबोज। स्वामीनाथन पुरस्कार कंबोज। और याद रखिएगा, स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और आप लोग को पता है कि स्वामीनाथन का हाल ही में मृत्यु हुआ है। और स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से था। किससे था? हरित क्रांति से था। और याद रख लेना है, हरित क्रांति का शुरुआत इसके द्वारा 1866 से 67 में किया गया था। सॉरी, 1966 से 67 में किया गया था। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर। किस पर? गेहूं पर किया गया था। लगभग 500% का उसमें वृद्धि हुआ था उस फसल में। और याद रखना है, हरित क्रांति का शुरुआत पंतनगर कॉलेज से माना जाता है। किस कॉलेज से? पंतनगर कॉलेज वर्तमान में उत्तराखंड में है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया गया किस खिलाड़ी को? लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया? लियोनेल मेसी एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिसका संबंध अर्जेंटीना से है। किस देश से है? अर्जेंटीना से है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और अर्जेंटीना का जो हृदय कहलाता है वो पंपास का घास का मैदान। पंपास का जो घास का मैदान है वह जो है कि अर्जेंटीना का हृदय के रूप में जाना जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी जो ब्यूनस आयर्स है वह लालपटा नदी के किनारे है। लालपटा नदी के किनारे, याद रखिएगा, लालपटा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया? तो याद रखिएगा, सैम ऑल्टमैन। जब संडे को पूरा करवाएंगे प्रीवियस तो आप लोग का आसानी से जो है कि सही हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो दिया गया किस आईआईटी कॉलेज को? याद रखेगा, आईआईटी मंडी को। आईआईटी मंडी जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश ने 2 योजना शुरू किया है। एक आपका बालक को संरक्षण के लिए यानी बाल संरक्षण, और दूसरा महिला सशक्त योजना। महिला सशक्त योजना और बाल को लेकर दोनों हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश का ही मंडी आईआईटी को ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार जो दिया गया किस व्यक्ति को? रविशंकर को। किस व्यक्ति को? रविशंकर को इंदिरा गांधी तीर्थ यात्री पुरस्कार के रूप में दिया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? कबीर बेदी। इटली कबीर बेदी। और इटली के जो प्रधानमंत्री है वो जॉर्जिया मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री। और याद रखिएगा कि इटली की राजधानी रोम है और रोम टाइबर नदी के किनारे है। रोम जो है कि वह टाइबर नदी के किनारे है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, बी.आर. ललिता बेंका। बी.आर. ललिता बेंका सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, वो दिया गया है ललिता जो है कि ललिता बेंका को। ललिता बेंका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया ललिता बेंका को। और फ्रांस की राजधानी जो है वह कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और आपका लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार जो दिया गया वह दिया गया पेरुमल मुरुगन को। और पेरुमल मुरुगन को दिया गया फायरबर्ड नामक पुस्तक के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान जिसे हम लोग कहते हैं निशान ए पाकिस्तान के नाम के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो याद रख लीजिएगा, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दिया गया। किसको दिया गया? यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च जो सम्मान दिया गया निशान ए पाकिस्तान के नाम से सैफुद्दीन को दिया गया। और यह पाने वाले ये चौथे भारतीय बने। कितने नंबर के भारत बने? चौथे नंबर के भारत बने, याद रखिएगा। और पाकिस्तान जो का ये तीसरी नंबर की राजधानी चल रहा है आपका इस्लामाबाद, याद रखिएगा। उससे पहले राजधानी उसका कराची था, कराची के बाद रावलपिंडी हुआ, और रावलपिंडी के बाद जो है कि अभी तक चल रहा है इस्लामाबाद, ये तीसरे नंबर का, और 1968 से अभी तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट रहता है आपको फेमस बता देते हैं हम। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वह सुरेश वाडकर को दिया गया। सुरेश वाडकर, याद रखिएगा। लता मंगेशकर जो है कि उनके जो पिताजी थे उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, और दीनानाथ मंगेशकर का नाम से भी पुरस्कार जो है कि प्रतिवर्ष दिया जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बहुत मस्त क्वेश्चन ये वाला भी है। चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड जो दिया गया वह सोमदत्त सिंह को दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय बैंक को दिया गया? आरबीआई को। किसे दिया गया? आरबीआई। भारत का केंद्र बैंक के रूप में आरबीआई को जानते हैं, और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर आपके शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति किया जाता है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, याद रख लीजिएगा। और आपको भारत के अंदर में एकमात्र प्रधानमंत्री आपके जो हुए हैं आपका मनमोहन सिंह, वह प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के गवर्नर भी बने हैं, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और आप लोग को बता दें कि आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह आपका ताड़ का वृक्ष होता है। ताड़ का वृक्ष और शेर होता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया नीता अंबानी को। किसे दिया गया? नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। और इंडिया आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो होता है उसमें पहली महिला जो भारतीय सदस्य बनी थी वह भी नीता अंबानी बनी थी। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक में भारतीय महिला शामिल होने वाली पहली कौन बनी है? तो नीता अंबानी बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत मस्त क्वेश्चन। केरल ज्योति पुरस्कार केरल सरकार द्वारा जो दिया गया वह किस व्यक्ति को? टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया। केरल ज्योति पुरस्कार, याद रखिएगा, केरल ज्योति पुरस्कार। और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह पिनरई विजयन केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया? डॉक्टर जयोता गुप्ता। नीदरलैंड डॉक्टर जयोता गुप्ता। और फ्रांस में ललिता बोले थे। फ्रांस में क्या बोले थे? ललिता। इसी तरह एक चीज याद करके आपका घड़ा भर जाएगा पूरे पानी से, बूंद से, तब जाके आपका एग्जाम में जो है कि बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत मस्त क्वेश्चन, अभी तक का सबसे फेमस क्वेश्चन, इसको याद रखना जरूरी है।
दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया किस व्यक्ति को? वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान, ये 53वां नंबर के जो है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है, याद रखिएगा। 53वां नंबर की बनी है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान, दादा साहेब वहीदा रहमान, दादा साहेब वहीदा रहमान, याद रखिएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 से हुआ है, 1969 से शुरुआत हुआ है। अगला क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस व्यक्ति को? स्वाति नायक को। स्वाति नायक को दिया गया नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। वहीं आपको हम कुछ देर पहले आपको बताए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार कंबोज को दिया गया था। किसको दिया गया था? कंबोज को दिया गया था, याद रखिएगा। और कंबोज नाम का एक आपका महाजनपद था। जब इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में स्टैटिक जीके के रूप में आपको 16 महाजनपद मिलेगा। और 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता हुआ आपका बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म आपका भगवती सूत्र में मिलता है। इस दोनों में जो है कि इसका उल्लेख किया गया है। तो भाई किसका? तो 16 महाजनपद जो मिलता है, जिसमें से आप लोग याद करते होंगे अवंती, तो कुरुक्षेत्र, तो आपका जो है कि अंग की राजधानी चंपा, ये सब याद करते होंगे आप लोग। ये 16 वो है पूरे भारत में जो है कि बांटा गया था आपका जो है कि महाजनपद को। जैसे भी देखते होंगे कि भारत में कुल जो है कि आपका 28 गो राज्य है। कुल 28 गो राज्य को अलग अलग बांट के वहां पर शासन प्रशासन हो रहा है। उसी तरह से जब आपका देखिएगा प्राचीन भारत का समय, तो वहां पर उसे महाजनपद में बांट के जो है कि वहां पर शासन प्रशासन हो रहा था। तो उस समय कुल 16 महाजनपद था, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में और अंगुत्तर निकाय के साथ साथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। याद रखेगा एक एक क्वेश्चन। तो ये जो 16 गो था, तो 16 गो में से एक था आपका जो अभी तुरंत हम आपको बताने का प्रयास किए। आपका क्या बताने का प्रयास किया? कंबोज। कंबोज नाम का जो व्यक्ति था, यहाँ पर उसे आपका एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। और कंबोज नाम का एक आपका महाजनपद भी देखने के लिए मिलता था, जिसकी राजधानी हाटक थी। हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। और कंबोज को दिया गया आपका एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वह रतन टाटा को दिया गया। किसको दिया गया? टाटा को। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन आप लोग जो है कि कंटेंट बना के माइंड में रखिएगा। उद्योग करके पूछेगा तो टाटा बिरला बहुत बड़ा आदमी है उद्योग के क्षेत्र में, तो भाई उद्योग पुरस्कार टाटा बिरला को दिया गया, यानी रतन टाटा को दिया गया। किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद रखना है, एनी पुरस्कार। एनी पुरस्कार 2023 जो दिया गया प्रदीप को। किसे दिया गया? प्रदीप नाम के भारतीय को एनी पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। तो जितना भी क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर से बताएं आज, तो आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पक्का टच करेगा। आप लोग लगातार बने रहिएगा। करंट अफेयर से जो रेगुलर संबंध रखते होंगे उनको ज्यादा माइंड में जाएगा, और जो आपका पहली बार सुनिएगा करंट अफेयर तो आपके माइंड में नहीं जाएगा, आपको लगेगा थोड़ा अनपढ़ा टाइप का। तो आपको अनपढ़ा लगने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा, तभी कुछ उपाय हो सकता है। तो चलिए हम साइंस की ओर अग्रसर होते हैं। तो साइंस में आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। किस में होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और यकृत जो है वह ताप का नियंत्रण करती है, और यकृत जो है कि विटामिन ए को संजोए रखता है। विटामिन ए का जो संचयन करके रखता है, विटामिन ए को जो जमा करके रखता है, वह यकृत रखता है, उसे ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। किस रूप में रखता है? ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारा शरीर विटामिन ए का जो संचय करता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। उसी प्रकार से आप लोग को जो है कि और सारा क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अल्कोहल के अधिक सेवन से, यानी कि जब आप शराब का अधिक सेवन कीजिएगा
तो हमारे शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो याद रखिएगा लीवर। सबसे पहले लीवर फेल होता है। क्या होता है? लीवर यानी यकृत फेल होता है। और यकृत फेल होने के साथ साथ एक बीमारी होता है सिरोसिस नाम का बीमारी। किस नाम का? हम लोग कल के सेशन में भी ये क्वेश्चन देखे थे कि सिरोसिस बीमारी जो है वह हमारे शरीर को यकृत को प्रभावित करता है, और यकृत को प्रभावित जो करता है वह आपका एल्कोहल या शराब करता है। एल्कोहल या शराब। और एल्कोहल का जो पीएच मान होता है वह 2.8 होता है। 2.8 होता है, याद रखिएगा। एल्कोहल का 2.8 और सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। नींबू का 2.2। नींबू 2 रुपयों में 2 पीस मिलता है। सिरका 2.4 होता है और आपका शराब 2.8 होता है। 2.8 होता है। 8 यानी 8 यानी शराब पीने से शरीर में 8 आ जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। और आप लोग को पता होगा हमारा शरीर का एक अंग है किडनी। किडनी एक ऐसा अंग है जो कि आपका खून का जो है कि साफ करता है, खून को फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन करने का जो काम करता है हमारे शरीर में वह किडनी करता है। और किडनी का जो हिंदी होता है वह गुर्दा होता है। क्या होता है? गुर्दा। अगर आपको जब किडनी काम करना शरीर में बंद कर देगा तो आपको डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि भैया इनका किडनी फेल हो गया है, इसे डायलिसिस पे रखना होगा। किस पे रखना होगा? यानी डायलिसिस एक कृत्रिम अंग है, यानी कृत्रिम एक विधि है जिसके द्वारा किडनी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको अधिक दिन तक जीवित वो रख सकता है, अधिक से अधिक दिन तक। और वह डायलिसिस जो होता है वह अपोहन विधि पर काम करता है। किस विधि पर? अपोहन। हुबहू क्वेश्चन आ जाएगा कि डायलिसिस को हम लोग हिंदी में अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और किडनी यानी गुर्दा का जो इकाई होता है वह नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन याद रख लीजिएगा। गुर्दा का इकाई नेफ्रॉन। और याद रखिएगा गुर्दा की इकाई नेफ्रॉन हो गया। और नेफ्रॉन से याद रखना नेफ्रोलॉजी, यानी गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र का जो इकाई होता है न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन यानी न्यूरोलॉजी, यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। लेकिन मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और मस्तिष्क का भार जो होता है हमारे शरीर के भार का 2% होता है। कितना परसेंट? 2% होता है। और हमारे शरीर में जो खून होता है वह पूरे शरीर के कुल भार का 7%, 7% होता है। वहीं हमारे शरीर में जो हड्डी में जो फास्फोरस होता है 8%। कितना परसेंट? 8% होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे शरीर में जो रक्त का जो परिसंचरण होने में जो समय लगता है वह मात्र 23 सेकंड का समय लगता है। 23rd सेकंड में पूरे शरीर में जो है कि रक्त दौड़ जाता है एक जगह से दूसरे जगह 23 सेकंड में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और आपका यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का निचोड़ यह है कि हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, यानी जिसका उपयोग में हमारा शरीर में कुछ नहीं हो सकता है, जैसे पसीना अगर शरीर से निकल रहा है तो समझिए उसका कोई यूज नहीं है शरीर में, तभी वो बाहर निकल रहा है। जैसे पेशाब आप करते हैं तो पेशाब बाहर जा रहा है तो इसका मतलब उसका शरीर में कोई यूज नहीं था। जैसे आप मल त्याग करते हैं तो उसका भी कोई शरीर में यूज नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना भी शरीर से उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थ का, उसमें से सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? तो वह अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। और अमोनिया आप लोग को पता होगा कि अमोनिया कैसे निकलता है शरीर से, तो आप लोग को बता देते हैं कि अमोनिया डायरेक्ट हमारे शरीर से नहीं निकलता है। जब आप पेशाब करने जाते होंगे तो आप पेशाब जो करते हैं वह यूरिया करते हैं, पेशाब यूरिया कर देते हैं। और यूरिया 10 मिनट, लगभग 10 मिनट में जब आप पेशाब कर दीजिएगा तो वह पेशाब आपका 10 मिनट के बाद यूरिया से अमोनियम कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। और अमोनिया एक प्रकार की विषाक्त गैस होती है। विषाक्त गैस होती है यानी वो जहरीली गैस होती है। आपका अमोनिया याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अमोनिया का शुद्ध होता है NH3 अमोनिया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? याद रखेगा, एडीएच हार्मोन। एडीएच नाम का हार्मोन मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है। और एडीएच का फुल फॉर्म होता है, ए और डी से आसानी से याद हो जाएगा। ए से एंटी, डी से डाईयूरेटिक, ए से हो गया एंटी, डी से हो गया डाईयूरेटिक, और हो गया एच से हार्मोन, एच से यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यानी अगर किसी व्यक्ति को साफ साफ पेशाब नहीं हो रहा है, या पेशाब करने में जलन आ रहा है, या उसको पेशाब अधिक से अधिक नहीं हो रहा है पानी पीने पर भी, तो समझिए उससे यानी मूत्र को जो कंट्रोल करने के लिए दवाई दिया जाता है, उस दवाई को कहते हैं डाईयूरेटिक। क्या कहते हैं? एकदम क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र को कंट्रोल करने वाला जो दवाई है वो कौन सा है? डाईयूरेटिक, अर्थात एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, पक्का पक्की 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, याद रखेगा 6। और मूत्र का जो पीला रंग होता है देखने में, वह यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला दिखाई पड़ता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन, विल्स रोग जो प्रभावित करता है किस अंग को? तो विल्स रोग जो प्रभावित करता है वृक्क को। किसे करता है? वृक्क को। वृक्क यानी कि समझना है आपको, वृक्क का मतलब किडनी, वृक्क का मतलब किडनी, और किडनी का मतलब गुर्दा भी होता है। किडनी का मतलब क्या होता है? गुर्दा। यानी विल्स रोग जो प्रभावित करता है गुर्दा को। विल्स रोग गुर्दा, विल्स रोग गुर्दा। अच्छा, थोड़ा देखते हैं पीछे का रिकॉल है कि नहीं है हमारे सहपाठी जो हमारे रेगुलर बने हुए, खाली टाइम पास तो नहीं हो रहा है। तो आप लोग बताइए थोड़ा सा, सुखार रोग जो होता है कौन विटामिन की कमी से? विटामिन डी। विटामिन डी जिसे हम लोग रिकेट्स भी कहते हैं, यानी रिकेट्स हो या सुखार रोग। अच्छा चलिए, ये बात तो आप बोल दिए। अच्छा बताइए तो टिटेनी रोग जो है, टिटेनी रोग वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? हड्डी। हड्डी। अच्छा ये बात भी है। अच्छा बताइए तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग कौन अंग को? हड्डी, क्योंकि हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हाँ, इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हमारे जो पेट में बोलता है कि पथरी हो गया है, बहुत आदमी को बोलता है पथरी हो गया है, तो वृक्क में वो पथरी होता है। कहाँ में पथरी होता है? वृक्क यानी किडनी में प्रॉब्लम आता है पथरी से। तो आप लोग को बताना है कि वृक्क में जो पथरी बनता है वह किसका बना होता है? बताइए। तो वह होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है बना हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नाखून जो बनी होती है वह कौन से प्रोटीन की बनी होती है? तो याद रखिएगा, नाखून जो बनी होती है वह केराटिन का। किसका? केराटिन ना, केराटिन। नाखून हो गया। और जो विभिन्न प्रकार के जो पशु सब रहते हैं उसका जो सींग बना हुआ होता है, वो चीज हो गया। मनुष्य के शरीर का जो बाल हो गया, ये सारा का सारा बना होता है केराटिन का। केराटिन नाम के प्रोटीन का बना होता है, केराटिन नाम के प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किडनी जब कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में बताइए यूरिया फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैल जाएगा, क्योंकि यूरिया का जो उत्सर्जन करता है वह आपका वृक्क और यकृत दोनों करता है। लेकिन आप लोग को पता है कि जब वृक्क अच्छा से कार्य नहीं करेगा तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस बढ़ने की मात्रा से एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम है यूरेमिया बीमारी। कौन सी बीमारी? यूरेमिया बीमारी, याद रखेगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, एक क्वेश्चन हम बताए थे। अच्छा बताइए तो, विश्व के किस देश को, पहले पूरा क्वेश्चन सुनिएगा, विश्व के किस देश को मधुमेह नाम की बीमारी की राजधानी कहा जाता है? भारत को। किसे कहा था? क्योंकि आप लोग को बताए थे कि पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 6% है वह मधुमेह रोग की बीमारी से ग्रसित है। इसीलिए याद रखना है आप लोग को कि भारत को जो है कि मधुमेह राजधानी के नाम से जाना जाता है। और प्रतिवर्ष जो मधुमेह दिवस मनाते हैं वह 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वृक्क यानी किडनी प्रति मिनट औसत जो रक्त का जो प्रभाव करता है वह कितना लीटर करता है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से
1.5 लीटर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वह कौन सा रोग है जिसमें मूत्र के साथ रक्त भी बाहर आ जाता है। यानी जब आप पेशाब कीजिएगा तो उसके साथ अगर मतलब मूत्र के साथ जब उसमें पेशाब भी मतलब रक्त भी आना शुरू हो जाएगा तो उस बीमारी को कहते हैं हीमोटूरिया नाम का बीमारी। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी आपको अधिक दिन तक याद रहेगा। तो याद रखिएगा, जब मनुष्य के शरीर में आपका रक्त आने लगेगा पेशाब के साथ तो समझना है कि हीमोटूरिया बीमारी हुई है, हीमोटूरिया। और रक्त आ रहा है अर्थात हीमेटोलॉजी, अर्थात याद रखना हीमोटूरिया। क्या याद रखना है? यानी जब इस तरह से पढ़ने लगेगा तो एक एक क्वेश्चन आपका माइंड क्लिक करेगा। जब चारों ऑप्शन देखिएगा तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन लगेगा उसमें लॉजिक लग रहा होगा, उसको अगर टिक कीजिएगा तो ज्यादा संभावना होता है सही होने का। यूरिया भी आ रहा है ना? यूरिया भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ब्रिक। किसके माध्यम से? ब्रिक यानी किडनी के माध्यम से, ब्रिक यानी किडनी के माध्यम से। और आप लोग को बता दें, ये जो ब्रिक होता है, यह ब्रिक का जो आंतरिक हिस्सा कहलाता है वो मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला। ब्रिक का अंदर वाला हिस्सा मेडुला और बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स। जब आप रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन में या ड्राइवर में बैठिएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप लोग लगातार बने रहिएगा। और कल जब हम शुरुआत करेंगे एक स्पेशल सेशन के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन, तब आपको एहसास होगा कि मेरा तैयारी कैसा हो रहा था या कैसा आगे होने वाला है। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। तो एक बार दोबारा हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। ब्रिक यानी किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा कहलाता है मेडुला कहलाता है। अंदर वाला हिस्सा मेडुला, एक बार बोलना है, अंदर वाला हिस्सा मेडुला और बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ब्रिक की इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन हेनले लूप का संबंध जो है वह हमारे शरीर के किस अंग से? ब्रिक से। हेनले लूप का संबंध है ब्रिक से। यानी जब उसमें क्रिया अच्छा से नहीं होता है तो हेनले लूप एक विधि है जिसके द्वारा उसमें क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो हेनले लूप का संबंध जो है वह आपका ब्रिक से है। किससे है? ब्रिक से। और इससे पहले बताए थे डायलिसिस भी किस पे होता है? ब्रिक पे। डायलिसिस भी ब्रिक पे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मानव शरीर से प्रतिदिन कितनी लीटर पसीना उत्सर्जित होती है? तो याद रख लीजिएगा 14 लीटर। कितना लीटर? 14 लीटर। यानी याद रखना है मानव शरीर से प्रतिदिन जो है वह आपका लगभग जो उसका क्षमता है किसी व्यक्ति से बाहर निकलने का पसीना, वह याद रखिएगा 0 से लेकर 14 लीटर तक हाईएस्ट निकल सकता है। यानी जैसा आप काम कीजिएगा, ऐसा वर्कआउट कीजिएगा। एक मजदूर जब वर्कआउट करता है जिसमें देखिएगा पूरा पसीना आ जाता है, तो इसका मतलब जो एक ऑफिस में बैठा हुआ रहता है तो उसको देखिएगा कि 1 लीटर नहीं आता है पसीना। तो इसका मतलब है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो वर्कआउट करके अधिक से अधिक पसीना को निचोड़ सकता है, आपका जिम वगैरह में जाके आदमी एथलीट वगैरह वो अधिक से अधिक 14 लीटर निकाल सकता है। समझ सकते हैं, जब वो पसीना 14 लीटर निकाल रहा है तो इसका मतलब उसको पानी कितना लेना चाहिए समझ सकते हैं, समझ लीजिए वो औसत में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पसीने का प्रमुख कार्य जो होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वह शरीर को ठंडा रखने के लिए निकलता है। और ठंडा जो हमारे जब देखिएगा, जब आप ज्यादा काम कीजिएगा तो पसीना आ जाता होगा, पूरा गर्मी आ जाता होगा। वहीं जब आप पंखा चला के बैठते होंगे तो देखते होंगे कि धीरे धीरे जो आपका पसीना होता है एकदम ठंडा, ऐसा कूलिंग जैसा महसूस होने लगता है। तो कारण वही है कि वह वाष्पीकरण विधि के द्वारा उसे ठंडा कर देता है। वाष्पीकरण विधि के द्वारा उसे क्या करता है? शरीर को ठंडा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर को जो ठंडा की अनुभूति होता है पानी के माध्यम से, वह वाष्पीकरण विधि है। कौन सी विधि? वाष्पीकरण। लेकिन एक और आपको दे रहे हैं एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन कि जब आप घड़ा सब में जब रखते होंगे, गर्मी के दिन में जब घड़ा में जब पानी रखते होंगे तो वह भी ठंडा रहता है, एकदम ठंडा मस्त पानी लगता है पीने में।
तो याद रखिएगा कि आपका घड़ा में जो पानी का ठंडा जो होना है वह अभी वाष्पीकरण विधि से, किस विधि से? वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो है कि घड़ा का जल का जो है कि पानी ठंडा होता है, क्योंकि उसमें देखिएगा घड़ा में हल्का हल्का उसमें छिद्र रहता है, मतलब पूरा एकदम बारीक तरह से दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से देखेगा तो पता चल जाएगा, और उसका बाहर वाला हिस्सा भी हल्का भीग जाता है, उसी के द्वारा वह हवा का आदान प्रदान होते रहता है और वह जो है कि ठंडा रहता है। उसी तरह से शरीर में भी अनेकों छिद्र है, तभी तो इससे पसीना निकल रहा है, तो सेम वही कारण से ये भी ठंडा रह रहा है और घड़ा भी ठंडा रह रहा है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मनुष्य के मूत्र द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले एमिनो अम्ल की मात्रा जो होती है लगभग 15 ग्राम। कितना ग्राम? 15 ग्राम। यानी हमारे मूत्र से विभिन्न प्रकार की चीज निकलती है, यूरिया के साथ साथ विभिन्न प्रकार का चीज निकलती है, तो विभिन्न प्रकार में से एमिनो एसिड भी निकलती है और यूरिक एसिड भी निकलती है। तो याद रखिएगा एमिनो एसिड जो निकलती है वो लगभग 15 ग्राम निकलती है। कितना निकलती है? 15 ग्राम निकलती है। और एमिनो एसिड जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन जो बने होते हैं वो नाइट्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन के बने होते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और मानव शरीर में जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है लगभग 20 होती है। कितनी होती है? 20। मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। और मानव शरीर में जो उत्सर्जी अंग होते हैं 100। उत्सर्जी अंग मतलब कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकाल रहा है, जो अंग जो बाहर निकाल रहा है अवशिष्ट पदार्थ को, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और मानव शरीर में कुल उत्सर्जी अंग की संख्या 100 है। कितना? 100। लेकिन एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मकड़ियों द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? ग्वानिन। कौन सा है? ग्वानिन। मकड़ी सब जो होता है, जो घर में जो जाल वगैरह बना देता है मकड़ी, तो याद रखिएगा मकड़ी जो उत्सर्जन करता है पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, उसे हम लोग ग्वानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वानिन। और आप लोग को पता होगा कि जहां जहां पर मकड़ी चलती है वहां पर जाल बनते हुए चल जाता है, तो याद रखिएगा वो ग्वानिन से ही बनता है। किससे बनता है? ग्वानिन। और मकड़ियों का अध्ययन जो कहलाता है आर्कनोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन आर्कनोलॉजी, मकड़ी का अध्ययन आर्कनोलॉजी, और कीट पतंग का अध्ययन एंटेमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन एंटेमोलॉजी, और मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी, और याद रखिएगा गिरगिट का अध्ययन सेरोलॉजी। गिरगिट का अध्ययन सेरोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगर आपसे क्वेश्चन अब हम पूछते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर पूछेगा असमरी या फिर जो आपका जो पथरी बनता है पेट में, उस जो किस अंग में बनता है? वृक्क में। किसमें बनता है? वृक्क में, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, डाईयूरेसिस जो बीमारी है वो किसे प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग को, या फिर मूत्र से संबंधित बीमारी है आपका डाईयूरेसिस। याद रखिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोगों के पास हम पूछ देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का जो सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, तो वह मेरा क्वेश्चन मेरा यही है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है किस अंग से शुरू होता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या फिर मंड या स्टार्च का पाचन, तीनों एक ही चीज है, या ग्लूकोज भी बोल दीजिए, तो ये सारा एक ही चीज है। तो इसका पाचन जो शुरू होता है किस अंग से, जिसका उपयोग जो है कि खिलाड़ी तत्काल ऊर्जा के लिए लेते हैं। ये बड़े बड़े धावक जो यूज करते हैं वो देखते होंगे कि केला वगैरह यूज करता है, तुरंत खा लेता है, या फिर जो है कि ग्लूकोज पी लेता है। तो इसका मतलब है कि वो तत्काल जो है कि एनर्जी प्राप्त करके मैदान में उतर जाता है। तो इसका मतलब है कि उसको तत्काल एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये सब चीज बता चुके हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है हमारे शरीर के किस अंग से होता है, यही सवाल है आज का। तो हम यह विश्वास करते हैं और हम यह ऊपर वाला से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे एक टीम के रूप में, हम लोग का टीम जो है कि लगभग 2700 टीम जो है कि क्रॉस कर चुका है। यह सिर्फ 1 से 1.5 महीने का यह प्रोसेस है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारा अर्निंग भी चालू हो गया है, जो अर्निंग चालू हुआ है यह सिर्फ आप सबों के मदद से। तो आप लोग लगातार इस पर बने रहिए, और आपका लगातार बनना ही आपको एक दिन रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोग निगेटिव करने वाले आदमी इस धरती पर बहुत है, आपको निगेटिव में नहीं आना है। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अनजान व्यक्ति आपको एक रास्ते में मिला है, एक यूट्यूब चैनल पे मिला है, जो कि आपको इतना चिल्ला चिल्ला के आपके पास शिक्षा जगत में जो है कि गरीब और सहाय तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो बस अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के
आप इस चैनल को अधिक से अधिक जो है कि शेयर करने का, अधिक से अधिक प्रमोट करने का प्रयास कीजिए और अपने अपने स्टेटस में भी अगर आप लोग लगा दीजिएगा तो समझिए कि आप लोग का हेल्प बहुत अच्छा हमें मिल जाएगा और हम भी अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। बस यही भरोसा रखिए कि आपका एग्जाम में जितना एक अच्छा स्टूडेंट एग्जाम में करके आएगा उतना आप भी एग्जाम में करके आइएगा, आपका एग्जाम कहीं नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।